नीट 2026 एंड गेम डे 1 पेपर 1 उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उन क्वेश्चंस की मदद से बहुत ज़्यादा कॉमन, आसान, इम्पॉर्टेंट और जिनके नीट 2026 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को समझने की और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस की मदद से। तो पहला असर्शन रीजन क्वेश्चन है। हमेशा रूल ये होता है कि पहले एस्टेब्लिश करिए कि असर्शन ठीक है कि नहीं है। द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वन ऑफ द कॉमन एक्चुअली स्टेटमेंट्स एंड एवरीबडी नोज दैट दिस इज करेक्ट। सो आपने कहा कि सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है, यहां लिखा है, अब ये एस्टेब्लिश करिए क्या रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर्स इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन। अब तक आपको सारी बात याद आ गई, आपको ये याद आ गया, सीबी वैन नील का नाम याद आ गया, आपको ये भी पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती जैसा पहले लोग सोचते थे। आपको यान इंगन हाउस के बारे में भी याद आया, मैं आपको याद दिलाता जा रहा हूँ। आप देखिए अपनी एनसीईआरटी खोल के अगर कहीं भी अटक रहे हैं। और उसके बाद में सीबी वैन नील के बाद में रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स, और उससे हमने ये प्रूव किया कि ये जो ऑक्सीजन है ये एक्चुअली वाटर से आ रही है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड की। ये बात हमें अच्छे से पता है। इसका मतलब दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। मुझे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है और मुझे देखना है क्या ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमने यहां पर आंसर दिया है हाँ बिल्कुल कर रहा है। सो देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूं। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और इसमें मैं एक PS2 बना लेता हूं। तो अगर आपको याद आ रहा है रिएक्शन सेंटर, एक आपको फोटो सिस्टम याद आ रहा है, ये फोटो सिस्टम 2 है। सो दिस इज द फोटो सिस्टम 2। इसमें एक लाइट हार्वेस्टिंग या एंटेना कॉम्प्लेक्स होगा और एक रिएक्शन सेंटर होगा। सो लेट अस से कि ये इसका रिएक्शन सेंटर है, ये बीच में ये रिएक्शन सेंटर है और यहां पर ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। अब हुआ ये कि यहां पर जो लाइट है आकर के इसके ऊपर गिरी। सो लेट अस सी इफ व्हाइट कलर वर्क्स। यस, सो यहां पर ये लाइट आकर के इसके ऊपर गिरी और जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट यहां पर आ गई, सो लेट अस जस्ट हाईलाइट दिस कलर अ लिटिल बिट मोर। हम ये कह रहे हैं कि जब ये लाइट आकर के यहां पर गिरी तो सफिशिएंट एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हुआ और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद में वी आर सेइंग कि ये यहां पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गया। नाउ दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। हुआ ये है कि लाइट एनर्जी यहां पर गिर रही है फोटोन के फॉर्म में। यहां पर जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो गया और यहां से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया रिएक्शन सेंटर से तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया। इसका मतलब ये जो P680 है ये P680 अब एक्चुअली खाली P680 नहीं है, ये P680 प्लस है। इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोबेबली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमें पता है वो ये P680 प्लस है। वाटर को ऑक्सीडाइज करना आसान काम नहीं है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अब इसे एक तरह से प्यास समझ लीजिए किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर इस जगह को, इस होल को फिल करना पड़ेगा। और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ऐसी चीज जिसे आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है और वो चीज क्या है, वाटर। और यहां पर जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है उसमें वाटर जो है वो स्प्लिट होगा। 4 प्रोटॉन, 2 वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होंगे तो 4 प्रोटॉन रिलीज होंगे और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होगा और 4 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये हमें पता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और साथ में ये बाई प्रोडक्ट बना जिसे आपने क्या कहा, ऑक्सीजन। कॉजल आपने लगा दिया, आपको समझ में आ गया लाइट का रोल क्या है। लाइट का रोल यहां से शुरू हो रहा है कि लाइट को ही एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर के जा रहा है और ये स्ट्रॉन्ग क्या बनता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसकी वजह से वाटर का भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, टूट गया, ऑक्सीडाइज हो गया वाटर। और वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस होल को फिल करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि क्यों ये जो रीजन है असर्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है और आंसर ऑप्शन 2 ना होकर के ऑप्शन 1 है। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं मतलब
चाहता ये हूं कि ये क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ना जाए, काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आपकी एनसीईआरटी में हमने भी कह दिया कि एज कैलकुलेटेड इन एनसीईआरटी बताइए। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ओपिनियंस, लेकिन जब भी आप नीट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो एक अघोषित रूल ये है कि वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। हालांकि कहीं लिखा नहीं है किसी भी जगह पे कि केवल एनसीईआरटी पूछी जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी एक सर्वमान्य, एक बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित किताब है। उसी पर जनरली ये माना जाता है कि 11वीं 12वीं के बच्चे ने उसी को अच्छे से पढ़ा है और उसमें जो चीज़ लिखी है उसे सही मान करके हम ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो कैलकुलेट किया है वो बता दीजिए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की बात करूँ तो ये नंबर जो है 38 आ रहा है। पहली बात तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, द आंसर वुड बी 38, आपकी एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है। सो जब अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो 2 नेट एटीपी बने, आपको पता है 4 बने और 2 यूज हो गए, तो नेट कितने बने? 2 NADPH बने, 2 NADH बने, 2 NADH बने। और आपने कहा कि यहां पर अकाउंटिंग फॉर बोथ सबस्ट्रेट लेवल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने और बाद में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में से की वजह से एक NADH से 3 ATP बनेंगे। तो ये नंबर कितना हो गया? 6 ATP हो गया। सो ग्लाइकोलिसिस के आगे आपने टोटल नंबर लिख लिया 8। इसके बाद में आप लिंक रिएक्शन पे आए और लिंक रिएक्शन पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 NADH बनेंगे। 2 NADH बने तो आपने इसके आगे लिख लिया 6, क्योंकि एक NADH से आप ये कह रहे हैं कि 3 ATP बनते हैं। दिस इज दी थ्योरेटिकल यील्ड एट बेस्ट। आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक थ्योरेटिकल यील्ड हम निकाल रहे हैं, हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। इसके बाद में आपने ये कहा कि क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में 2 ATP बनते हैं। कलर फिर चेंज कर लेते हैं, हम हर स्टेप के लिए कलर चेंज कर रहे हैं। तो हमने कहा कि क्रेब्स साइकिल में हमने ऐसे कहा कि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में, अरे दिस इज नॉट अ गुड कलर, ओके। सो हमने कहा कि क्रेब्स साइकिल में 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP बने डायरेक्ट, तो 2 लिख लीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि 6 NADH बनेंगे पर ग्लूकोज में, आपको बता रहा हूँ, इसमें 18 लिख लीजिए और 2 FADH2 बनेंगे और बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की मदद से 1 से 2 टोटल कितने लिख लीजिए? 4 लिख लीजिए। अब काउंट कर लीजिए। तो अब आपने काउंट किया, आपने कहा 8 और 6 14 और 2 16, 16 और 22, ये टोटल नंबर कितना हो गया? 38। दिस इज हाउ एनसीईआरटी इज कैलकुलेटिंग 38। ये आपका आंसर है एज पर एनसीईआरटी। सो उम्मीद है ये वाला जो आपने पढ़ा हुआ है आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये 38 की फिगर यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। आगे चलते हैं। मैच ब्लड ग्रुप विद एंटी, ये देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 बातें करेंगे यहाँ पर। पहले तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है। एंटीजन उस केमिकल को कहते हैं जिसकी केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री यूनिक है, होस्ट की बॉडी के किसी भी केमिकल से मिलती जुलती नहीं है। होस्ट का इम्यून सिस्टम इसे पहचानता है कि हमारा नहीं है और इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्च करता है। अब एक और चीज समझिए, ये एंटीजन कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, एबीओ सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन भी हो सकता है। आरएच जो एंटीजन है वो प्रोटीन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो एंटीजन प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है। मैं एबीओ आरएच सिस्टम की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पर टाइप ए एंटीजन है और बी नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ए है, और अगर ए नहीं है और बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी है। इसके अलावा अगर ए बी है और बी भी है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और अगर दोनों एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ओ है। पहले तो ये समझ लीजिए। अब इस एक और चीज देखिए, आरएच में केवल 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। या तो आरएच एंटीजन है तो हम कहेंगे पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे आरएच नेगेटिव है। सो जब हम बात करते हैं ए नेगेटिव तो आप समझ गए कि मैं एबीओ सिस्टम से ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं और मैं यहां से आरएच सिस्टम की बात कर रहा हूं, और मुझे पता है कि इस जने के आरबीसी के सरफेस पे टाइप ए एंटीजन है, टाइप बी नहीं है और आरएच भी नहीं है। सो इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि कैसे मैं एंटीजन को पहचानता हूं। अब एक बड़ी यूनिक मिस्ट्री है बायोलॉजी में, बहुत अच्छा हमारे पास आंसर नहीं है इस चीज का। जो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलेगी।
तो एंटीजन तो कहाँ मिलता है? आरबीसी पर। अब इस जने के आरबीसी, मान लीजिए मैं ब्लड ग्रुप ए वाले की बात करूं, तो मुझे बताइए इसके आरबीसी पर कौन सा एंटीजन नहीं है? तो आपने कहा सर बी नहीं है। बी नहीं है तो इसकी प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी मिलती है। अब ये कहाँ से आई, क्या है, इसको आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा कि बहुत अच्छा आंसर हमारे पास शायद नहीं है, हम बहुत से हाइपोथेसिस देते हैं, लेकिन बहरहाल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने केवल ये देखना है कि कौन सा एंटीजन नहीं है और हम कह रहे हैं उसके खिलाफ क्या मिलेगी, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या होती है बेटे? एंटीबॉडी इज इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा ग्लोबुलिन है? गामा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा क्या है? बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड के लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? ह्यूमर। इसीलिए एंटीबॉडीज की वजह से कौन सी इम्यूनिटी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कौन सा आर्म होता है? आप कहेंगे सर ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। ये भी बात हमें समझ में आ गई। सो हमें ये मोटे मोटे तौर पर ये बात समझ में आ गई। तो अब हमने ये कहा कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर एंटीजन ए होगा, 100% होगा, उसके ऊपर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट होगी। तो आपने कहा कि ए 3 से मिल रहा है, आपने अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क किया ए मैचेस विद 3। बी देखिए, बी में आपने कहा कि ये इससे 1 से मैच करेगा और आपने कहा कि बी 1 से मैच करेगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझ गए। मैं सारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बड़ी आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। जो ट्रांसफ्यूजन मिसमैच रिएक्शन होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, गलत कर दिया, मिसमैच था, उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है, सिग्निफिकेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मिसमैच रिएक्शन अकर बिटवीन एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट एंड नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए डोनर का ब्लड ग्रुप ए है एंड लेट अस से कि रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बी है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब डोनर के आरबीसी पर टाइप ए एंटीजन होगा, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, टाइप बी नहीं होगा, वो अंडरस्टूड है, और इसकी प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगी। क्या ये बात ठीक है? अब हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप वाले की। सो बी ब्लड ग्रुप में आप क्या कहेंगे कि बी एंटीजन होगा और एंटी ए एंटीबॉडी होगी। अब आप सोचिए ये कि जब ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स होंगे तो दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक रिएक्शन कौन सा हो सकता है? आपको साफ दिखाई दे रहा है। एक तो रिएक्शन ये हो सकता है बिटवीन एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। इसको मैं कह रहा हूं कि ये सिग्निफिकेंट है। दूसरे रिएक्शन क्लिनिकली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, हालांकि ये नहीं मैं कह रहा कि होता नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। सो इसका मतलब ये वाला जो रिएक्शन हुआ ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अब यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि जिसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, अगर मैं वो किसी को भी दे दूँ तो चलेगा, क्योंकि अगर एंटीजन के खिलाफ ही रिएक्शन होना और अगर एंटीजन नहीं है तो मैं दे सकता हूं। तो मुझे समझ में आ गया असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए कि ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर क्यों कह सकते हैं, और इमीडिएटली आपको ये समझ में आ गया कि ए बी को आप क्या कहते हैं? यूनिवर्सल क्या कहते हैं? रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन है, आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा एब्सेंट है तो आप कहोगे कोई भी नहीं, दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब कोई भी एंटीबॉडी उसकी प्लाज्मा में नहीं मिलेगी, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड इज करेक्ट? सो ऑब्वियसली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लास 10th एनसीईआरटी बड़ी स्पेसिफिकली कहती है, क्लास 10th एनसीईआरटी वो ये कहती है क्योंकि ऑक्सीजन पानी में आसानी से डिसॉल्व नहीं होती, इसीलिए ऑक्सीजन को प्रीडोमिनेंटली ट्रांसपोर्ट करने के लिए पिगमेंट चाहिए, और 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। याद रखिए हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन खाली 20 से 25%। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है किससे? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन उतनी सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए उसके लिए जो मेजर रूट है वो क्या है बेटे? ये पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। इसको कैरी करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी से मैंने आपको कराया। अब देखिए जब ये ऑक्सीजन बाइंड करता है तो हमने ये कहा कि हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और 2 तरह की होती हैं। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा।
मैंने ये कहा कि जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, लेकिन ये 4 एक्चुअली 2 ही तरह की हैं। इसका मतलब ये हुआ 2 एक जैसी और 2 एक जैसी, 2 अल्फा और 2 बीटा, और ये जो ए शब्द है ये एडल्ट के लिए है। अब इसका मतलब हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, हर एक पर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। मैं एक बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूं। इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को आप कहते हैं हीम, और हर हीम पर एक एक आयरन है। तो हर हीम पर हमने क्या कहा, क्या है, आयरन है, और आयरन जो है उस पर आकर के बाइंड करता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। सो इसका मतलब इस पर बेटे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है। सो बहुत ही रिवर्सिबल, बहुत ही वीक बॉन्ड है, बहुत ही रिवर्सिबल है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को केवल ऑक्सीजन उठानी नहीं है, टिश्यू पर जाके डिलीवर भी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये कहा कि आप इमीडिएटली देख पा रहे हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, हर एक पर एक एक हीम है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, टोटल हो गए 4, हर एक पर आयरन है, आयरन एक एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मैक्सिमम कैरी कर पाएगा हीमोग्लोबिन, अगर पूरी तरह से क्या है, अगर पूरी तरह से सैचुरेटेड है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब यहां पर एक कोऑपरेटिविटी का कांसेप्ट है, थोड़ा सा एनसीईआरटी को एक्सटेंड कर रहा हूं। कोऑपरेटिविटी, इसका मतलब हीमोग्लोबिन जब पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उठाता है तो सबसे मुश्किल से उठाता है, और दूसरा फिर और आसानी से, तीसरा फिर और आसानी से, चौथा फिर सबसे ज्यादा आसानी से। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक रोज बड होती है जिसका अगर आप एक पेटल खोले तो दूसरा ज्यादा खुल जाता है, कुछ इस तरह से ईज हो जाता है। और यही वो कोऑपरेटिविटी वजह है जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की शेप जो है वो सिग्मॉइड होती है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम ये कह रहे हैं ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंड पर हीम ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और समझ लीजिएगा, यहां पर अगर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो हम ये कहेंगे कि हीमोग्लोबिन करीब करीब 100% है, और इसमें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो इसका मतलब कि 15 ग्राम करीब करीब 20 ml को बाइंड करेगा। ये पूरे तौर पे नहीं निकाला है, हमने एक अप्रॉक्सीमेट फिगर ले ली है। तो इसका मतलब अगर 100 ml ब्लड पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड है तो वो करीब 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, और जब ये ब्लड टिश्यू में घुसता है तो नॉर्मल पास मेटाबॉलिज्म में 5 ml डिलीवर कर देता है, और जब ये बाहर निकल रहा है तो भी 15 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड इसमें प्रेजेंट है। ये भी कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि ये डिलीवर कितनी करके आ रहा है, 5 ml, प्रेजेंट कितना है इसमें 20, और जब ये डिलीवर करके भी बाहर जा रहा है अभी भी कितना है, 15 है। ये रिजर्वायर की तरह काम करता है। अगर एक्सरसाइज जैसी कंडीशन हो जाए तो हम इस ब्लड में से और ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडेप्टिव फिजियोलॉजी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोनल सिग्नल ट्रांसडक्शन। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, ये एक हमारा सेल है, और सेल के चारों तरफ ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है। इसका मतलब कोई भी हाइड्रोफिलिक मोइटी इसको आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगी, कर ही नहीं पाएगी। उसको या तो फैसिलिटेट करना पड़ेगा, अपने आप नहीं जा पाएगी, या कोई और तरीका होना चाहिए उसको सेल के अंदर पहुंचाने का। एंडोसाइटोसिस होता है, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप तो डिफ्यूज करके अंदर जाएंगे नहीं। अब इस तरह के हार्मोन्स जो वाटर सॉल्युबल है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए कैसे हो रहा है। हो क्या रहा है कि यहां पर सरफेस पर एक रिसेप्टर है, क्योंकि ये वाले हार्मोन अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, दे कैन नॉट एंटर इनटू द सेल, सो ये आकर के केवल सरफेस पे अपने रिसेप्टर को बाइंड करेगा। सो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि ये इस तरह के जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागन जैसे अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो आए और आकर के उन्होंने अपने सरफेस रिसेप्टर को बाइंड किया, और ये हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर है। ये एक्चुअली जो मैसेज है वो सेल तक लेके आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाया। अब क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत डायनामिक स्ट्रक्चर है, अलाउ मी टू मेक इट डबल लेयर्ड, तो आपको ये समझ में आ गया कि बहुत डायनामिक है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। यू नो अबाउट फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और बहुत से प्रोटीन्स का हम ये कह रहे हैं एंजाइम फंक्शन भी हो सकता है। तो हुआ क्या
कि इसकी वजह से किसी तरह से ये सिग्नल ट्रांसड्यूस हुआ और इस सिग्नल की वजह से सेल के अंदर पहले से ही एक्स प्रेजेंट था और उस एक्स को वाई में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स है ये पहले से ही प्रेजेंट था और जैसे ही हार्मोन आया, हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, यहाँ पर कुछ चेंजेस आए और उसकी वजह से एक्टिवेशन हुआ। इस एक्टिवेशन की वजह से किसी एंजाइम ने एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, वाई में। अब ये वाई इसलिए बना क्योंकि एच आया था। एच क्या चीज़ थी बेटे, फर्स्ट मैसेंजर था। अब ये जो पर्टिकुलर वाई है ये वो एक्शन करेगा जो एक्शन हम एट्रीब्यूट करते हैं इस हार्मोन को, और इसीलिए इसको अब हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं। इसको हमने क्या कहा, सेकंड मैसेंजर कहा। टिपिकल सिनेरियो में ये जो एक्स है ये एटीपी हो सकता है फ्रीक्वेंटली, और एटीपी से डिराइव्ड ये जो वाई है ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसे आप CAMP या काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेकंड मैसेंजर कहते हैं, CAMP, CGMP, इसके अलावा इनोसिटोल फॉस्फेट IP3 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अलावा डाईएसाइल ग्लिसरॉल DG, इसके अलावा कैल्शियम भी एक सेकंड मैसेंजर है। इसके अलावा एक सेकंड मैसेंजर गैसियस है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बेटे याद रखिएगा एक वेजोडाइलेटर है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। साइक्लिक AMP इज जनरेटेड इन द टारगेट सेल व्हेन अ वाटर soluble hormone binds to the surface receptor and CAMP then acts as a second messenger to mediate the hormonal response। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए फाइनल एक क्वेश्चन और करते हैं, या कुछ क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। यहां तक आपने इस पेपर में देखा, मैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस इस पेपर के आपके साथ डिस्कस करता हूं।